चलिए देखिए एस्प्रिन कहाँ से मिलता है, तो याद रखेंगे पेड़ से। ये क्या होता है, एक दवा है ना। तो दवा किसका बनता है, दवा ये पेड़ है। पेड़ से जो जरूरी चीज़ें हैं जो दवा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे दवा क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं और उसको किसमें करते हैं, दवा बनाते हैं। उसके बाद उसका क्या नाम रखा गया, एस्प्रिन। ठीक है, तो याद रखिएगा किससे मिलते हैं, तो पेड़ से। दूसरा एस्प्रिन क्या है, तो याद रखेंगे एंटीपायरेटिक है ना। एस्प्रिन क्या है तो आपको याद रखना है, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, अगला है इसी में कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स जो है कहाँ से प्राप्त होता है, आपको बताने हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए आपका जो कवक होता है उससे, ऑप्शन बी है विषाणु से, ऑप्शन सी है आपका जीवाणु से, और ऑप्शन डी होता है आपका आवृत बीजों से। तो एंटीबायोटिक के बारे में याद रखना है कहाँ से प्राप्त होता है, तो जीवाणुओं से। ठीक, किसे, तो जीवाणुओं से। ठीक है, एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है जीवाणुओं से। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए इससे एंटीबायोटिक से संबंधित आगे जो चीज़ें आएंगी उसमें हम लोग इसमें क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि आपके प्रश्न में 5 एंटीबायोटिक्स दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से एक से अधिक, तो हाँ वो पाँचों क्या एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, चलिए जो एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एंटीबायोटिक, ठीक है, जो औषधि है इसका उदाहरण आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए आपके उत्तर देखते हैं। ए एस्प्रिन, आपको उत्तर बी है पैरासीटामोल, है ना। पैरासीटामोल भारत में बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है। ठीक है, खुशकिस्मती से वो मिल गया है। ठीक है, तो मान सकते हैं पैरासीटामोल, क्योंकि याद रखिएगा पैरासीटामोल ही ऐसा टैबलेट है जिसको आप इंडिया के बाहर किसी देश में जाते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री में, तो जब तक डॉक्टर अपना रिटर्न ना दे तब तक वो गोली आपको मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो आसानी से इसी तरीके से क्या होती है, अवेलेबल हो जाती है। और जो बीमारी होती है किसी भी प्रकार का, जो जैसे बुखार का हो गया, किसी प्रकार के इन्फेक्शन का, वो त्वरित रूप से ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पैरासीटामोल को आप ज़्यादातर इस्तेमाल, है ना, डॉक्टर की देखरेख में ही करें। ठीक है, क्योंकि वो आने वाले समय में क्या होता है, पैरासीटामोल को ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी बीपी, है ना, साथ में हृदय रोग, ठीक है, इस तरीके की समस्याओं को क्या करता है, पैदा करता है। साथ ही किडनी, है ना, किडनी को, और ठीक है, इस तरीके की और समस्याएं क्या करता है, शरीर में बढ़ाता है। तो पैरासीटामोल बहुत अच्छा टैबलेट है ना, बहुत अच्छा टैबलेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा टैबलेट है। लेकिन इस्तेमाल करते समय आप थोड़े सावधानी बरतें, है ना। किसी प्रकार की अगर बीमारी आपको स्टार्टिंग में हो गई है, किसी प्रकार की बीमारी कहने का मतलब छोटा सा भी बीमारी है, तो आप स्टार्टिंग में उसको लें और उसके बाद 2-3 टैबलेट खाने के बाद अगर ठीक नहीं होता है तो आप फिर डॉक्टर की सलाह से उसको, ठीक है। तो देखिए एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे जो पेनिसिलिन होता है ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, जो पेनिसिलिन होता है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये क्या होता है, तो एंटीबायोटिक होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, तो चलिए एंटीबायोटिक के बाद हम लोग जो आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका सही सुनिश्चित से प्रश्न है, ये आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले ज्वारनाशी। ठीक है, ज्वारनाशी मतलब क्या होता है, शरीर के तापमान, है ना, शरीर के तापमान में जब क्या होता है, बढ़ोतरी देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ज्वार क्या है, मतलब क्या, जो बुखार आपको होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ज्वारनाशी। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसी में मिलाना है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो आपका होता है प्रतिफेन कारक। ठीक, अगला जो इसी में आपका है ये क्या है, तो प्रतिफेन कारक। ठीक, अगला कौन सा, तो प्रतिफेन कारक। इसके बाद एस्प्रिन। ठीक है, अगला कौन सा इसी में, एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में तो आपको बताया था ना, एंटीडायरेटिक होता है करके। चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे शामिल नहीं करता हूँ। और दूसरा है आपका अस्थि क्षय रोधी। ठीक, दूसरा आपका क्या है, अस्थि क्षय रोधी। ठीक, दूसरा आपका कौन सा है, याद रखेंगे अस्थि क्षय रोधी। तो चलिए कौन सा सुलभित है देखते हैं।
ज्वार नासी के रूप में है ना, जो आपको बुखार आता है तो कौन सा टेबलेट है जो बहुत प्रसिद्ध है जिसको आप खाते हैं, तो याद रखिएगा ये होता है पैरासीटामोल। ये कौन सा है तो याद रखिएगा पैरासीटामोल, बहुत ही अच्छी टेबलेट है ना। पैरासीटामोल एक बहुत अच्छी टेबलेट है। मैं समझता हूँ भारत के लिए टेबलेट जो है वरदान है ना। भारत में पैरासीटामोल क्या है, एक वरदान है, ठीक है। और दूसरा है प्रतिफेन कारक। तो प्रतिफेन कारक के बारे में याद रखिएगा, ये पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स है ना। क्या है, पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स है ना। क्या याद रखना है, पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। इसके बाद अगला देखिए अस्थि क्षय रोधी। इसमें है ना अस्थि क्षय, अस्थि कहने का मतलब क्या होता है, आपकी हड्डियों से, ठीक। अस्थि का मतलब किससे, आपके हड्डियों से है। तो इसके लिए आप लोग कैल्सीफेरॉल, ठीक। कैल्सी सबसे कैल्सी जो शब्द है इससे भी आपको समझ जाना है कि किसके और इंडिकेट कर रहा है, तो कैल्शियम की ओर। और कैल्शियम की जरूरत शरीर में किसको पड़ती है, तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए, ठीक। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा रिवाइटल, ठीक है। रिवाइटल उसी प्रकार महिलाओं के लिए अन्य तरीके से है ना, विटामिन डी के लिए तरह तरह की गोली क्या की जाती है, टीवी में प्रचार के रूप में आपको दिखाया जाता है। तो वो उन सब चीज़ों की तरफ है ना डॉक्टरी सलाह के बाद ही आप जाएँ। अदरवाइज सुबह क्या करें, बढ़िया उठें और जो आपके सूरज भगवान है उसको 2-4 मिनट घूरते रहें, और साथ ही 15 मिनट आधा घंटे के आसपास सूर्य भगवान की तरफ क्या करें, अपने शरीर को रख के बैठें, ताकि उसका जो विटामिन, जो नेचुरल विटामिन डी आपको मिले, ठीक। साथ ही जो गाय का दूध होता है उसका आप सेवन करें, ठीक है। उससे भी क्या होती है, हड्डियाँ जो है मजबूत होती है। और थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर है ना व्यायाम करें, ठीक है। और छोटी जो घर में घरेलू खेल है होते हैं, जिसके अंतर्गत पैर हाथ को हिलाने डुलाने का कार्य विधि आपके संपन्न होता है उस खेल में, तो इस तरीके के खेल भी आप करें जिससे आपका जो है हड्डी मजबूत होगा, ठीक है। और बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा में ना पड़े, उससे आपकी हड्डियों को नुकसान हो सकता है ना। फालतू का आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार पीट होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हड्डी टूटने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो हड्डी टूटने का जो खतरा रहता है उस दौरान आप जो कैल्सीफेरॉल है इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी में आप लोगों ने देखा क्या कि जो अस्थि क्षय रोधी है, ठीक है, इसके लिए आप कैल्सीफेरॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये किस लिए, तो विटामिन डी के लिए, याद रखिएगा किसके लिए, तो विटामिन डी के लिए, ठीक है। इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी आपको सही सुलभित करने से है, जिसमें पहला है आपका क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है। क्या है, तो क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है। ये किसके लिए, कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा है आपका इसी में क्रिस्टल वायलेट, दूसरा इसी में आपका कौन सा, तो क्रिस्टल वायलेट। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्यूनिन, ठीक। इसी में आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, क्यूनिन। और इसके बाद है आपका एस्प्रिन, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा, तो एस्प्रिन। एस्प्रिन के संबंध में एंटीपायरेटिक है करके मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो देखिए जो क्लोरोमाइसेटिन है ये क्या है, तो याद रखिएगा टाइफाइड नाशी, है ना। जब क्या हो जाता है, दूषित पानी पीने के कारण क्या होता है, किसी को है ना टाइफाइड की बीमारी लग जाती है। तो टाइफाइड की बीमारी किस कारण लगती है, तो याद रखेंगे दूषित पानी, है ना। पानी जब क्या होता है, गंदा होता है, साफ सुथरा नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है और जीवाणु रहित नहीं होता है ना। ऐसा कोई पानी जिसमें जीवाणु हो, दूषित पानी होता है, तो उसके लिए आप क्लोरोमाइसिटिन दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, तो याद रखेंगे टाइफाइड नाशी, है ना। क्या होता है, तो याद रखेंगे टाइफाइड नाशी। साथ ही जो क्रिस्टल वायलेट है इसको याद रखिएगा पूर्तिरोधी, है ना। क्रिस्टल वायलेट के बारे में आपको याद रखना है पूर्तिरोधी। क्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन बहुत ही फेमस है ना। क्यूनिन का दवा आपने सुना होगा। और टाइफाइड का जो क्लोरोमाइसिटिन, तो क्लोरोमाइसिटिन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे जो आपको टाइफाइड होता है उस कंडीशन में, ठीक है। उसी प्रकार मलेरिया की दवा क्या है, तो याद रखिएगा क्यूनिन, ठीक है। मलेरिया रोधी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है ना। जब मलेरिया बीमारी होती है, याद रखिएगा किससे फैलता है, तो मच्छर से। देखिए ये सब बीमारी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कब बताऊंगा, जब हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे बीमारी में, ठीक है। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, पोषण और खाद्य संरक्षण को। तो ये भी क्या है, लगभग जीव विज्ञान का हिस्सा है, क्योंकि रसायन विज्ञान में ये वाला हिस्सा आपका है। इसीलिए मैं क्लास को यहाँ पे है ना जस्ट ऊपरी हिस्से को हम लोग पढ़ रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं पेपर के लिए ये मोर देन इनफ है, ठीक है।
तो मलेरिया रोधी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा क्विनिन। आप लोगों ने, है ना, जब बहुत ही खतरनाक बीमारी जो 1-2 साल पहले आया हुआ था पूरे विश्व में, ठीक है, नाम क्या है उस बीमारी का, कोविड, ठीक है। तो कोविड बीमारी में, ठीक है, एक दवा बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम क्या था, क्लोरोक्विन, ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्लोरोक्विन। वो कौन सी दवा है, इसी मलेरिया, है ना, जो क्लोरोक्विन की दवा जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी वो कौन सी थी, यही मलेरिया रोधी थी, है ना। इसके लिए अमेरिका ने भारत को धमकी भी दिया था कि अगर ये दवा आप हमें नहीं भेजेंगे, क्योंकि उस समय जो है जिस समय कोविड-19 का दौर चल रहा था, है ना, सबसे ज़्यादा जो उसका दुष्प्रभाव देखने को कहाँ मिला था, अमेरिका में शुरुआत में, ठीक है। तो ये वही दवा है जो क्लोरोक्विन, ठीक है, मलेरिया रोधी दवा है। आप लोग आगे अब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे एस्प्रिन के बारे में मैंने क्या बताया था कि एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है, ये दर्द की दवा है ना। एस्प्रिन क्या है, दर्द की दवा है, ठीक है। एस्प्रिन क्या है, दर्द की दवा है। टीवी में आप लोग देखते हैं विज्ञापन दिखाता होगा, है ना, सर में बहुत दर्द होता है, ठीक है। लोग क्या होते हैं, आधे मरे जैसे हो जाते हैं, उनका हालात जो है आधे झुलसे तरीके से रहते हैं, बिल्कुल बेचारे, है ना, हताश और परेशान इस तरीके से रहते हैं, है ना। उनका कंडीशन देख के थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो वहाँ पे दर्द में छुटकारे के लिए, है ना, जो टीवी में विज्ञापन में जो डॉक्टर आते हैं वो किसकी सलाह देते हैं, तो इसी एस्प्रिन दवा की, इसकी तो इसी एस्प्रिन दवा की, ठीक। चलिए इसके बाद देखिएगा, अभी भी कुछ प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बचे हुए हैं, तो मैं आपके जो लेफ्ट साइड में है इसको मैं इरेज करूँगा, इसको हम लोग रिपीट करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बार रिपीट करके देखते हैं, ठीक, ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिएगा यहाँ पर, है ना, आज का जो टॉपिक है ये आपका पोषण, खाद्य संरक्षण और साथ ही उर्वरक को मैंने इसी में शामिल कर दिया है, क्योंकि उर्वरक ये क्या है, अलग टॉपिक है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है तो उसके लिए अलग से क्लास लाना, ठीक है, मुझे लगा औचित्य नहीं है, तो इसी क्लास में हम अपमार्जक के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आपका देखिए यहाँ पर पहला जो है, फलों एवं सब्जियों में जो मोम की लेप लगाई जाती है जिसको मोम पायसन या वैक्स इमल्सन कहते हैं, इससे होता क्या है, तो याद रखिएगा जो उसका भंडारण का जीवन काल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला इसी में देखिएगा कि खाने की वस्तु के परिरक्षण का प्रयोग, है ना, खाने की वस्तु के लिए परिरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट का। किसका, तो सोडियम बेंजोएट का। अगला देखते हैं कि फलों की रस जो है सुरक्षित होती है ना, या फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का, है ना। अगला है कि आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैलों में किसको संकुलित किया जाता है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन वातावरण। अगला है भोजन में जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल करते हैं, ये करता क्या, तो याद रखिएगा उसके स्वाद को बढ़ा देता है, साथ ही उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। इसी में अगला है कि शीत प्रकोष्ठ फल जो है दीर्घकालीन भंडारण करता है, इसका कारण क्या है, तो याद रखेंगे शोषण दर का ह्रास होता है इसमें। अगला है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कौन, तो याद रखेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, ठीक है। अगला है प्रशीतक जो घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग में इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे प्रशीतकों में किसका प्रयोग होता है, तो फ्रेयान का। किसका, तो फ्रेयान का। अगला इसी में आप लोगों ने देखा कि ट्राइक्लोसन संभावना अधिक होती है और ये किसके लिए हानिकारक होता है, तो याद रखेंगे प्रसाधन सामग्री का, ठीक। अगला है कि जो कच्ची चीनी है ना में किस रंगहीन चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा एनिमल चारकोल का। इसी में अगला आप देखते हैं शहद का घटक कौन सा है, तो याद रखेंगे फ्रक्टोज, है ना, जिसको फल शर्करा कहते हैं। इसी में जो मीठी चीनी के लिए में कौन सा अवयव पाया जाता है, तो याद रखेंगे फ्रक्टोज का, ठीक। उसी प्रकार जो द्राक्षा शर्करा है इसमें किसका अवयव होता है, तो याद रखेंगे शर्करा का, ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज शर्करा का। अगला है जो फल शर्करा है इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो फल में याद रखेंगे फ्रक्टोज का। फल में किसका याद रखेंगे, तो फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज को फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब इन सब चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ। इसको आप क्या करेंगे, या तो वीडियो में पास करके, है ना, नोट डाउन कर लेंगे, अदरवाइज वहीं से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें किसी न किसी एग्जाम में जहाँ सामान्य विज्ञान पूछा गया है वहाँ ये सारे प्रश्न जो हैं पहले ही आए हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों को देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, पहली बात तो याद रखना है वो यौगिक है। यौगिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, जब किसमें होते हैं निश्चित अनुपात में, वही यौगिक होगा। यौगिक की परिभाषा अलग है, तत्व की परिभाषा अलग है, मिश्रण की परिभाषा अलग है। अगर आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना है तो आप हमारे एकेडमी में आए, एडमिशन लें और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो यौगिक, आपको प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक क्या है? शांतिकारक कहने का मतलब, देखिए, कोई आदमी है ना, इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। कोई आदमी क्या होता है, हाई बीपी वाला होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है ना, जैसे छोटी छोटी बातों में कई आदमी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उनका बीपी बढ़ जाता है, तो उनको कुछ औषधि दवाइयाँ प्रदान की जाती है ताकि उनका बीपी क्या हो, थोड़ा सा नॉर्मल रहे। खरा सर जैसे जैसे कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नीशियन साहब है वो कह रहे हैं कि हमारे जो खरे सर जैसे, हाँ, तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि हमारे खरे सर भी बीपी का दवा लेते हैं। कभी कभी वो इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि है ना, उनको संभालना थोड़ा सा है ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे विज्ञान ने आज के दौर में इतना तरक्की कर लिया है कि कुछ दवाई के माध्यम से है ना इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद वो तुरंत शांति की अवस्था में लौट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए, ऑप्शन 1 है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है एथिल एल्कोहल और ऑप्शन डी है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम ब्रोमाइड आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए पोटेशियम ब्रोमाइड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मिर्गी के रोगी होते हैं उनको उपचार के रूप में ना ये पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है, दवा के फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जैसे मिर्गी रोग में देखने को ज़्यादातर वो मिर्गी रोग की जो समस्या वो तंत्रिका समस्या है ना, दिमाग की जो समस्या होती है, दिमाग का जो न्यूरल सिस्टम है उसकी समस्या होती है। लेकिन उस कंडीशन में है ना, जैसे कि मिर्गी का किसी व्यक्ति को, रोगी को अगर दौरा पड़ता है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, साथ ही है ना शरीर से क्या झाग निकलने लगता है, बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं होता, वो गिर जाते हैं और शरीर में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है कि शरीर उनका क्या होता है ना, झटका महसूस करता है और झटका कुछ देर तक रहता है, उसके बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक खुद ही शांत होता है, ठीक है। और साथ ही कुछ शांतिकारक दवा कहने का मतलब ऐसा है कि जो ऑपरेशन के दौरान है ना निश्चेतक के लिए भी इस तरह इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी का बड़ा ऑपरेशन करना है, जैसे हृदय का हो गया है ना, तो उसमें क्या है, ऑपरेशन जो है बहुत लंबा चलता है, कहीं तो ऑपरेशन 17, 18, 19, 20 घंटे तक भी चलते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्या करते हैं, जो निश्चेतक का दवा देते हैं, आदमी को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से शांत करके रखते हैं, ठीक है। उस दौरान उनके जो है बॉडी का जो है ना ब्लड प्रेशर हो गया, खून का जो फ्लो होता है हृदय में, उन सबको क्या किया जाता है, जो वर्तमान में जो है ना, जो आपका मेडिकल फील्ड की जो मशीनें हैं उनके माध्यम से उन सबको कंट्रोल में करके रखा जाता है, उसको सही तरीके से मेंटेन कर रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त के हीमोग्लोबिन के अनुत्क्रमणी संश्लिष्ट बनाता है, ठीक है। देखिए, खून और हीमोग्लोबिन दोनों अलग चीजें हैं ना, ठीक है। रक्त में क्या होता है, आपका खून मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। आपके खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और इसी प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणी, कैसा, तो अनुत्क्रमणी संश्लिष्ट होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन बी है शुद्ध नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, ये जो है ना बहुत खतरनाक है, सब याद रखेंगे,
हमारे खून में वह कौन सा खतरनाक गैस है जो बहुत तेजी से घुलता है? तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग है ना हर साल न्यूज़ में देखते होंगे कि ठंड के समय में देखते हैं तो क्या मिलता है कि लोग अपने घरों में कमरों में है ना लकड़ी का गट्ठा जो होता है उसको जलाकर क्या बोलते हैं सो जाते हैं। या जो सिगड़ी है ना हमारे छत्तीसगढ़ में सिगड़ी होता है आपको देखने को मिलेगा। या ऐसा ही मिट्टी का कुछ और संरचना बनाई जाती है जिसमें क्या किया जाता है ठंड के दिनों में लोग क्या करते हैं उसको जलाते हैं सो जाते हैं। तो धुएं से आपको मीथेन गैस और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है निकलता है ना। और क्या दरवाजे सही तरीके से बंद होते थे क्या होता है बाहर नहीं जा पाता तो एक कमरे में ही फैलता है। इसमें जो एक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही खतरनाक गैस है। ये क्या करता है हमारे सांस लेने के माध्यम से क्या होता है शरीर में पहुंचता है और ये क्या कर पहुंच जाता है खून में। तो खून के हीमोग्लोबिन में मिल जाता है बहुत तेज़ी से मिलता है। ठीक है ये ऐसा गैस है जो हीमोग्लोबिन में हमारे खून के हीमोग्लोबिन में जाके बहुत जल्दी घुल जाता है मिल जाता है और आदमी कब मरता है उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है तो देखिए ये बहुत खतरनाक गैस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी भी एक बंद कमरे में है ना आप लकड़ी को जलाकर ठीक है ना सोएं और सोते भी हैं तो दरवाजे खिड़कियाँ खुला रखें क्योंकि ये गैस जब आपके बॉडी में जब आपके खून में क्या होता है जाता है तो ये बहुत ही जल्दी उसमें क्या हो जाता है घुल जाता है शामिल हो जाता है और आप कैसे मरते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि दूध है ना याद रखना जो मिल्क है मिल्क में किस विधि द्वारा जो है हेमोजीनाइज किया जाता है। देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पूछा गया है कि दूध को किस विधि द्वारा है ना होमोजीनाइज किया जाता है प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ऑप्शन बी है वसा को हटाकर। ठीक है वसा जो फैट होता है जिसको मलाई कहते हैं इसी से क्या बनता है मक्खन बनता है याद रखिएगा है ना। ऑप्शन सी वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। और ऑप्शन डी है केवल उबाला जाता है। तो याद रखिएगा जो वसा कण होते हैं इसको सेंट्रीफ्यूज की सहायता से इसका तो सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म कणों में बदला जाता है। किसमें तो सूक्ष्म कणों में याद रखिए है ना। तो दूध में किस विधि द्वारा हेमोनाइज किया जाता है तो याद रखेंगे इसमें जो वसा कण होते हैं है ना जिससे क्या बनता है मलाई बनता है ना क्या बनते हैं उससे घी बनाते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज की सहायता से छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं बदलते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़े और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है। देखिए लौंग का तेल जो है दांत में जब दर्द होता है ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी इस्तेमाल किया है। ठीक है तो जहाँ दांत में जब तेज दर्द हो तो आप क्या कर सकते हैं लौंग के तेल को जिस स्थान पे दर्द हो रहा है वहाँ क्या करेंगे डालेंगे या तो रुई की सहायता से वहाँ दबा के रखें दर्द जो है ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल दर्द है तो ठीक है। अगर आपको है ना दांत में विशेष कोई प्रॉब्लम है तो ये दर्द क्या होता है ठीक नहीं होता है। उसके लिए आप जितना जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। ठीक दांत की समस्या को क्या है एक्चुअल में दांत एक ऐसी जगह है ना जहाँ से क्या होती है यहाँ एक नाजुक नसें होती हैं और दांत का दर्द जो है क्या होता है बहुत तेज होता है असहनीय होता है। ठीक तो यहाँ पे देखिएगा लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है आपसे पूछा गया है। ठीक लौंग तेल के घटक या अवयव कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक तो लौंग तेल में क्या मिला होता है इसका मतलब सिंपल सा है कि घटक क्या अवयव मतलब उसमें क्या मिला होता है। ठीक है तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है मेथॉल। ऑप्शन बी है यूजेनॉल। ऑप्शन सी है आपका मिथेनॉल और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलता है बेंजेल्डेहाइड। ठीक है तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी यूजेनॉल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो यूजेनॉल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जेली है ना जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक आजकल एक चॉकलेट आता है जिसको जेली नाम कहते हैं। ठीक है वो थोड़ा द्रवित टाइप का होता है
उसमें स्पंज की क्वालिटी ज़्यादा होती है ना। तो जेली बनाने के लिए कौन सा फल जो है उपयुक्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए आप ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ए आम, बी पपीता, सी है अमरूद और डी है कैथे। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है उपयुक्त कौन सा होता है, तो अमरूद जो है सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन याद रखिएगा पपीते का, है ना, पपीते का भी इस्तेमाल इसमें होता है। और साथ में आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पाते हैं आपके ऑप्शन में आम, इन सब की भी जड़ी अभी मार्केट में क्या है मौजूद है। आप उसको खाएंगे तो कृत्रिम रूप से आपको ये जो फलों का स्वाद है हल्का सा, है ना, मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है ना, केमिकल के माध्यम से इसको बनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्यों? ठीक है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। और ऑप्शन ए है आपका रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं इसलिए। दूसरा, खरीदने में महंगे होते हैं इसलिए। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषकों से मुक्त रखे जाए हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं इसलिए। और ऑप्शन डी है बिना कृत्रिम खाद्य कीटनाशकों के उपयोग किए जाते हैं इसलिए। तो कार्बनिक खाद्य जो है बेहतर होता है क्योंकि इसमें जो है ना, रासायनिक खाद और साथ ही आपका जो है, ठीक है, इसमें रासायनिक खाद कहने का मतलब तो कृत्रिम खाद और रासायनिक खाद के अंतर्गत ही आ जाता है ना। रासायनिक खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये बेहतर इसलिए होता है क्योंकि इसमें रासायनिक खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। तो इसमें इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, साथ ही जो कुछ कार्बनिक खाद जैसे गाय का गोबर हो गया, है ना, और कुछ फलों को सब्जियों को गला कर, है ना, खाद निर्माण किया जाता है। तो ये क्या होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। लेकिन यहीं पर आप रासायनिक खाद या उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो ये स्वास्थ्य को क्या देते हैं, दुष्परिणाम देते हैं। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई किससे संबंधित, तो पोषण खाद्य से संबंधित, ठीक है। इसी में हम लोग अब आगे आपके बढ़ते हैं और देखेंगे जो आपके अपमार्जक वाले हिस्से हैं उसके बारे में, ठीक। तो अपमार्जक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अपमार्जक में आप याद रखेंगे साबुन, ठीक है, नहाने का साबुन जो है ना, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ठीक, ये इससे संबंधित आपको अपमार्जक में साबुन से और जो सोडा होता है ना, जैसे घड़ी का हो गया, ठीक है, वेल का हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। बहुत छोटकर प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक। साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ जो है आप प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो अपमार्जक के अंतर्गत यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, साबुन सर, ठीक। तो साबुन बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए है वनस्पति तेल, ऑप्शन बी है मोबिल तेल, ऑप्शन सी है आपका केरासिन तेल और ऑप्शन डी है आपका कटिंग तेल। तो याद रखिएगा जो है साबुन में जो बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोग किया जाता है इसमें वनस्पति तेल का निर्माण किया जाता है। किसका, तो वनस्पति तेल का। वैसे साबुन आप अपने घर में बना सकते हैं, है ना। एक छोटा सा यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या चीज़ों को इसमें बनाया जाता है, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं होती है ना। अगला देखिए, साबुन ग्रीज को हटाता है, मतलब साबुन साफ कैसे करता है ये कहने का मतलब है ना। ग्रीज हटाता है मतलब ये आप, ये विज्ञान की भाषा है, इसको बहुत बड़ा चीज मत समझिए, ठीक है। साबुन जो है ग्रीज को हटाता कैसे, ये आपसे पूछा गया प्रश्न, है ना। साबुन क्या करते हैं, आपके शरीर के मैल को हटाता है, गंदगी को हटाता है। उसी प्रकार सर्फ जो है आपके कपड़े की गंदगी को हटाता है, बस वही चीज़ें, है ना। तो साबुन ग्रीज को हटाता है कैसे, किस विधि द्वारा, तो ऑप्शन ए है स्कंदन द्वारा, ऑप्शन बी देखेगा अधिशोषण द्वारा, ऑप्शन सी है आपका पायसीकरण द्वारा, ऑप्शन डी है परसरण द्वारा और ऑप्शन डी है ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साबुन जो है जो ग्रीस को हटाता है इसके लिए पायसीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। किसका नाम, पायसीकरण। अब पायसीकरण होता क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग हमारे यहाँ एकेडमी में, है ना, क्लास में आए और थ्योरी वाले क्लास में पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
कपड़े साफ करने के लिए कौन से डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, जो कपड़े गंदे हो जाते हैं उसके साफ करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट जिसका इस्तेमाल होता है वो पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप घड़ी, व्हील या तरह तरह के छत्तीसगढ़िया सर्फ इस तरीके का नाम नहीं लेंगे। यहाँ डिटर्जेंट में जो कंपाउंड है उसके बारे में पूछा गया। ठीक, डिटर्जेंट में जो कंपाउंड होता है, जो मिला होता है उस सर्फ में, उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन में इतना गौर करते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्बोनेट, ऑप्शन डी है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है बिस्मथेट और ऑप्शन बी है सल्फोनेट। तो याद रखेंगे जो कपड़े साफ करने में जो डिटर्जेंट की बात हो रही है ना, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा सल्फोनेट। किसका, तो सल्फोनेट का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। जो अपमार्जक, अपमार्जक किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे अपमार्जक का जो इंग्लिश नाम है ये होता है डिटर्जेंट। ठीक है, अपमार्जक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अपमार्जक को डिटर्जेंट कहा जाता है। और देखिए ये है क्या, ए साबुन है, बी औषधि है, सी उत्प्रेरक है और डी है शोधन अभिकर्ता। तो अपमार्जक क्या होता है, तो याद रखेंगे शोधन अभिकर्ता। तो अपमार्जक क्या होता है, तो याद रखेंगे शोधन अभिकर्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो कथन और कारण से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। ठीक है, अपमार्जक जो है ये जो गंदे कपड़े होते हैं, ठीक है, इसको सरलतापूर्वक ठीक है, इसके जो गंदे है ना, गंदे मैल है और साथ ही जो तेल इसमें लग जाते हैं, है ना, जिसको क्या सरलतापूर्वक निकालते हैं। तो कथन आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये जो क्या होगा गलत होगा। तो जल का पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। ठीक है, इसी में जो आपका अगला प्रश्न है, कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसमें मिश्रित किए जाते हैं। ऑप्शन ए चूर्ण शुष्क रहे और दूसरा चूर्ण की क्षारीयता बने रहे। ठीक है, तो देखिए अपमार्जक में दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। यहाँ पे जो सल्फेट सल्फोनेट है, ये तो ये क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताया हूँ। इसमें देखिए सोडियम सल्फेट, इसमें आप क्या देखते हैं, सोडियम सल्फेट। और दूसरा चीज इसमें आप क्या मिला हुआ देखते हैं, तो याद रखिएगा इसके मिश्रण में आपको दूसरा चीज देखने को मिलता है सोडियम सिलिकेट। ठीक, आपको दूसरा इसी में क्या देखने को मिलता है, सोडियम सिलिकेट, है ना, सोडियम सल्फेट। और दूसरा देखने को मिलता है सोडियम सिलिकेट। अब देखिए दोनों कार्य कैसे करते हैं अपमार्जक में। पहली बात तो याद रखिए इन दोनों को मिलाने से इसका चूर्ण जो है क्या होता है, ये चूर्ण के फॉर्म में बना रहता है। ठीक है, ये दोनों मिलने के कारण ही क्या होता है, वो चूर्ण के पाउडर के फॉर्म में बना रहता है। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो गोठा टाइप का हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, एक पत्थर के समान हो जाएगा। ठीक है, या इसमें द्रव जैसे है ना, पिघला हुआ टाइप का वो रहेगा। ठीक, और दूसरा है चूर्ण की क्षारीयता बनी रहती है। बिल्कुल, चूर्ण की क्षारीयता बना के रखना बहुत जरूरी है ना। चूर्ण का जो है क्षारीयता बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा, ये साफ नहीं होगा, है ना। तेल को ये साफ नहीं कर पाएगा, गंदे मैल को, जो ज़्यादा मैल होता है उसको साफ नहीं कर पाएगा। तो क्षारीयता का संबंध किससे है, अम्ल और क्षार जो पीएच वैल्यू पढ़े उससे। ठीक, तो चलिए आज का जो आपका खाद्य संरक्षण और साथ ही पोषण और जो अपमार्जक की जो बहुत छोटी सी है ना टॉपिक थी, ये यहाँ पे क्या होती है, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। तो देखिएगा इसमें जो पहली वाली चीज़ें इरेज हो गई थी, ठीक है, उसको मैंने एक बार आपको क्यूब रिवीजन करा दिया था। देखिए अब फिर से इसी में जो दूध शर्करा में किसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा लैक्टोज का। चीनी में याद रखिएगा सुक्रोज, उसका क्या होता है, अवयव होता है, घटक होता है। स्टीविया जो याद रखेंगे प्राकृतिक रूप से क्या होता है, स्वीटनर होता है। ठीक है, जो मधुमेह वाले होते हैं, डायबिटीज़ वाले, है ना, जो शुगर फ्री संबंधित चीज़ें वो यही होती है। चुकंदर के बारे में याद रखिएगा चीनी, है ना, चीनी के अवयव इसमें होते हैं। शहद में आप लोग देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखते हैं,
और कपास में जो लैक्टोज होता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक, एस्प्रिन जो है आपको कहाँ मिलता है, तो पेड़ से प्राप्त होता है। और एस्प्रिन जो है क्या है, याद रखेंगे एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक्स के बारे में हम क्या याद रखना है, ये जीवाणु होते हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं, तो जीवाणु से। ठीक, मतलब एंटीबायोटिक्स का आपको इंजेक्शन या टेबलेट मिल रहा है तो किससे, जीवाणु से मिला है ना, याद रखिएगा। उसे मृत जीवाणु का क्या अवयव को मिलाया जाता है। उसी प्रकार एंटीबायोटिक औषधि में उदाहरण आपको याद रखिएगा पेनिसिलिन होता है। ज्वरनाशी क्या से है, मतलब बुखार जो आता है उसको ठीक कौन करता है, तो पैरासीटामोल, याद रखिएगा। उसी प्रकार से प्रतिफेन कारक कौन होता है, तो याद रखिएगा पाली एमाइडीज जो सिलिकॉन है ना, ये प्रतिफेन कारक होता है। जो अस्थि क्षय रोग है ना, जो कि हड्डियों में समस्या होती है, उसके लिए कैल्सीफेरॉल विटामिन डी ये उसको ठीक करता है। क्लोरोमाइसिन के बारे में याद रखिएगा, टाइफाइड बीमारी को ठीक करने का काम करता है। क्रिस्टल वायलेट के याद रखिएगा, जो पूर्तिरोधी होता है ना, मतलब आपकी विटामिन में जो कमी होती है, प्रोटीन में कमी होती है, उसका जो विरोध करता है उसको ये ठीक करता है। क्यूनिन के बारे में, जो मलेरिया रोग है ना, उसके लिए क्यूनिन की आपको दवाई दी जाती है। मलेरिया जब हुआ रहता है तो उसको डोज में आप दवा देखेंगे जो टेबलेट, उसमें आपको क्यूनिन लिखा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे एस्प्रिन, एस्प्रिन वही है ना, टेंशन को दूर करो 5 मिनट में, जो आजकल विज्ञापन में दिखाया जाता है टीवी में। किसी भी प्रकार का अगर मानसिक बीमारी नहीं कहना चाहिए, किसी भी प्रकार का दर्द चाहे वो शरीर में हो तो या सर में, उसको जैसे पियो 2 सेकंड में दर्द गायब, ऐसा वो बताते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ऐसा वहाँ प्रचार में आता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं वो कौन से यौगिक है जो शांति कारक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, याद रखिएगा। और पोटेशियम ब्रोमाइड को है ना, जो मिर्गी वाले रोगी हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रक्त हीमोग्लोबिन दोनों अलग चीज़ें हैं। रक्त में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होता है, और इसके अनुक्रमणीय संश्लेषण कौन से है, तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी प्रकार दूध की किस विधि से होमोजिनाइज का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें वसा के कण होते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज की सहायता से क्या किया जाता है, कणों को छोटा किया जाता है। लौंग तेल घटक के बारे में याद रखिएगा, है ना, ये यूरेनॉल जो है लौंग तेल का घटक होता है। जेली जो फल आजकल बनता है इसके लिए उपयुक्त जो फल कौन सा है, तो याद रखेंगे अमरूद। कार्बनिक खाद बेहतर क्यों होता है, क्योंकि जब आप रासायनिक खाद या कृत्रिम खाद का इस्तेमाल करते हैं वो शरीर को क्या करता है, दुष्प्रभाव करता है ना, दुष्प्रभावित करता है। साबुन बनाने में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वनस्पति तेल इसमें शामिल किया जाता है। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है, तो याद रखेंगे पासीकरण की सहायता से। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है कौन सी विधि से, तो याद रखेंगे पासीकरण से। ठीक है, वह डिटर्जेंट जो कपड़े को साफ करता है उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सल्फोनेट। आप मार्जन के बारे में याद रखेंगे कि शोधन अभिकर्ता होता है ना, गंदे कपड़े को सफलतापूर्वक साफ इसलिए करता है क्योंकि याद रखिएगा इसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकॉन मिलाया जाता है। ठीक है, और इसको मिलाने से क्या हुआ, आपको चूर्ण रूप में प्राप्त होता है, पाउडर के रूप में। साथ ही इसको मिलाने से इसकी जो क्षारीयता है ये क्या होती है, बनी रहती है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आज के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपका रसायन विज्ञान का जो हिस्सा है वो अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको डबल खुश होने की बात इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम लोग आपके जो जीव विज्ञान है उसको आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ। अच्छे से रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, है ना, रिविजन ज़्यादा करें और कोशिश करें पेपर के दिन में भूले मत, अपना दिमाग ज़्यादा खराब ना करें। ठीक है, आपका क्लास में यहीं तक।